हेलो दोस्तों, सो आज हमारा ये 13th लेक्चर है और लॉज ऑफ मोशन का। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्यूडो फोर्स के बारे में। ठीक है, तो स्यूडो फोर्स ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, स्पेशली जे एडवांस को नज़र में रखते हुए। तो मैं ये टॉपिक आज समझाऊंगा आपको, तो आप ध्यान से देखना, इसको पूरी कम्प्लीटली देखना। आपको इसके बाद डेफिनेटली आपको स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट पे बेसिकली क्वेश्चंस आपसे सारे बन जाएंगे इस लेक्चर के बाद। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। ओके, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्यूडो फोर्स। तो मैं टॉपिक लिख देता हूँ। इसका नाम थोड़ा पी से स्टार्ट होता है, इंग्लिश में ऐसे कुछ लेटर है, मतलब कुछ वर्ड्स हैं, तो इसको प्रोनाउंस हम करते हैं स्यूडो। वैसे PSEUDO होता है, तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं, ये स्यूडो फोर्स है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली मैंने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पहले लेक्चर में, आई थिंक। तो पहले थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ये स्यूडो फोर्स समझ में आ जाएगा। तो मैंने बताया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली हम किसी भी मोशन को हम कंसीडर करते हैं या फिर किसी मोशन को हम बताते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की मदद से। मतलब जैसे कोई बॉडी मूव कर रहा है तो किसके रेस्पेक्ट में वो बॉडी मूव कर रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो हम जनरली या तो XY Z एक्सिस पे ओरिजिन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेते हैं कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम सारे बॉडी की वेलोसिटी वगैरह बताते हैं, या फिर ग्राउंड को भी हम मान लेते हैं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई बॉडी कितनी स्पीड से मूव कर रही है। और हमने रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ा था कि कोई ऑब्जेक्ट A है और ऑब्जेक्ट B है, दोनों की डिफरेंट वेलोसिटी है। तो ऑब्जेक्ट C की वेलोसिटी जो होगी वो A के रेस्पेक्ट में कुछ और होगी और B के रेस्पेक्ट में कुछ और होगी, या फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कुछ और होगी। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिसाइड करता है बॉडी के मोशन को। बेसिकली बिना फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हम किसी बॉडी के मोशन को बता नहीं सकते हैं। ठीक है, यूनिवर्सली हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ कि ग्राउंड एज ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अब यदि मैं क्लासीफाई करूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, तो दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। एक को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और एक को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब दोनों का क्या मतलब, सिंपल तरीके से यदि दोनों को समझने की कोशिश करोगे कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल क्या है। इनर्शियल का मतलब हुआ कि वैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन 0 हो, तो इसका एक्सेलरेशन 0 हो। और नॉन इनर्शियल का मतलब हुआ कि जिसका एक्सेलरेशन नॉन 0 हो। ठीक है, यदि कोई बॉडी कभी कभी अपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा कि किसी के फ्रेम में, सपोज मैंने बताया था आपको पुली वेज प्रॉब्लम्स कंबाइन, यदि आपने देखा होगा लेक्चर, तो पुली और वेज को कंबाइन मोशन जो, तो हमने वेज के फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व किया था। मतलब उस फ्रेम में वेज आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट हो जाएगा, आप वेज पे सपोज बैठोगे और मोशन को देखोगे। तो ठीक है, तो उसमें जो कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी चीज़ें, तो यहाँ अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसको बोलेंगे जिस फ्रेम का एक्सेलरेशन 0 हो, और नॉन इनर्शियल का मतलब हुआ जिसका एक्सेलरेशन नॉन 0 हो। तो हम इस चैप्टर में क्या एज्यूम करते हैं, एक्चुअली अर्थ भी हमारा एक्सेलरेट कर रहा है, मगर अर्थ को एक यूनिवर्सली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम एज्यूम करते हैं। तो हमारा जो ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड बोल दो या फिर अर्थ बोल दो, इसको हम नॉर्मली हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानते हैं। इसको मान लो, या फिर किसी भी वैसे फ्रेम, यदि कोई एलिवेटर जा रहा है या फिर कोई ट्रेन चल रही है, यदि उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो उसके रिस्पेक्ट में आप यदि चीज़ों को बताते हो, किसी के मोशन को बताते हो, तो उसको हम बोलेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब हुआ कि सपोज ट्रेन चल रही है, वो एक्सेलरेट कर रही है, या फिर आपकी लिफ्ट चल रही है, लिफ्ट एक्सेलरेट कर रही है, एलिवेटर ऊपर जा रही है एक्सेलरेट से, या फिर कोई बैलून पे आप बैठे हो, हॉट एयर बैलून, वो एक्सेलरेट कर रही है। ठीक है, तो उस फ्रेम से आप यदि चीज़ों को सॉल्व करते हो या फिर मोशन को आप बताते हो, तो उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम बोलेंगे जिसका एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ठीक है, और जनरली जो स्यूडो फोर्स जो लगाते हैं हम, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही स्यूडो फोर्स लगाते हैं। अब क्यों लगाते हैं ये सब चीज़ें अभी सीखेंगे। स्यूडो फोर्स हम यहीं लगाते हैं,
हम इनर्शियल फ्रेम में स्यूडो फोर्स नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब क्यों हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही लगाते हैं, इसको समझने के लिए मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ। तो थोड़ा बहुत तो क्लियरिटी भी आ गई होगी कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं एक एग्जाम्पल से इस स्यूडो फोर्स को। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज एक लिफ्ट है, एक एलिवेटर है, उस एलिवेटर में आप बैठे हो, ठीक है, खड़े हो, सॉरी आप खड़े हो और एक बॉडी यहाँ पे मास m का यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये ऊपर चल रहा है किसी एक्सेलरेशन से। तो ऑब्वियसली ये जो हमारा एलिवेटर है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। अब आप सपोज यहाँ हो, ठीक है, आप ग्राउंड पे हो, मतलब आप नहीं हो, कोई और आपका फ्रेंड है, सपोज मैं हूँ सपोज, ठीक है, तो मैं ग्राउंड पे हूँ, ठीक है। अब सपोज ये एलिवेटर का फ्रेम हो गया, सपोज इसको मैं ए बोल देता हूँ इस फ्रेम को, और हमारा इस ग्राउंड के फ्रेम को मैं बी बोल देता हूँ, ठीक है। अब ये जो आप बैठे हो यहाँ पे, सॉरी खड़े हो जो यहाँ पे, आप क्या देख रहे हो इस बॉडी पे, ये बॉडी तो रेस्ट पे आपके रेस्पेक्ट में, मतलब आप इसको देख रहे हो, ये तो मूव नहीं कर रहा है, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। तो आप क्या तो देखोगे इस पे यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो आप लिखोगे ओके नॉर्मल लग रहा है और mg लग रहा है, और तो आपको कोई फोर्स लग नहीं रहा होगा, मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं। जो भी आपने पढ़ा है कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ग्रेविटी लग रहा है, और कॉन्टैक्ट फोर्स कॉन्टैक्ट सरफेस है तो नॉर्मल लग रहा है। तो आप देखोगे कि अच्छा ये रेस्ट पे है, बिल्कुल मूव नहीं कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप इसको इक्वेट कर दोगे, आप बोलोगे अच्छा इस पे जो लिफ्ट का जो बॉटम सरफेस है वो उस पर फोर्स लगा रहा है mg, ठीक है, ये आपने सॉल्व कर दिया। लेकिन मैं जो ग्राउंड पे हूँ, मैं बोलूँगा कि आपने जो नॉर्मल रिएक्शन निकाला है ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि मैं भी इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा, और जब मैं डायग्राम बनाऊँगा तो मेरे को फोर्स लगेगा, mg नीचे लग रहा है और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, और मैं बोलूँगा कि ये m मास तो एक्सलेट कर रहा है ऊपर की तरफ, तो इस दोनों फोर्स की वजह से ये ऊपर जा रहा है, एक्सलेशन है, ठीक है। अब इसमें मैं न्यूटन्स लॉ अपना लगाऊंगा, इक्वेशन F इक्वल्स टू ma। सो नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन इज n माइनस mg एंड इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलेशन। तो मैं जो कैलकुलेट करूँगा नॉर्मल की वैल्यू, वो नॉर्मल की वैल्यू आएगी m इंटू जी प्लस ए। तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरे को तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा आ रहा है mg प्लस ma, और तो आपने जो नॉर्मल फोर्स कैलकुलेट किया वो सिर्फ mg है। तो यहाँ एक कन्फ्लिक्ट आता है कि जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम, अब देखो मैं तो अभी तक जितने भी हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया सब हमने ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व किया, तो ऑब्वियसली ये हमारा मेथड बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। लेकिन अब कन्फ्लिक्ट इस यहाँ से हो रहा है, तो फिर हम यहाँ क्या बोलते हैं कि आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो सही नहीं है। जब भी आप न्यूटन्स लॉ, कभी कभी ऐसे भी लोग बोल देते हैं कि अच्छा ये दोनों तो नॉर्मल रिएक्शन गलत आ रहा है, यहाँ पे ये गलत आ रहा है, तो नॉर्मल मतलब न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है यहाँ पे। ऐसे तो हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब न्यूटन्स लॉ अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ एग्जैक्टली सेम नहीं आ रहा है, तो एक्चुअली हमारा कुछ ऑब्जर्वेशन यहाँ गलत है चीज़ों को देखने का। जब हम किसी फ्रेम में बैठते हैं, एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तो हमारा जो ऑब्जर्वेशन जो गलत हो जाता है, उसको गलत को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है, एक फॉल्स फोर्स एक तरह से बोल सकते हो, वो आपको लगाना पड़ता है। तो एक्चुअल जो फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाओगे, आप इसके फ्रेम में, एलिवेटर के फ्रेम में आप यदि एक्चुअल डायग्राम बनाओगे, चूँकि आप एक्सेलरेटेड हो, एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, तो ये तो नॉर्मल आपने बना दिया और ये mg आपने बना दिया। आपको एक और स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स होता है, और मैं Fs से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये होता है माइनस ऑफ मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। ये हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में आपको लगाना होता है, और मास टाइम्स मास ऑफ द बॉडी टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो आपको क्या लगाओगे, लिफ्ट तो ऐसे ऊपर जा रहा था, तो आपको लगाना है नीचे की तरफ इसका मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द फ्रेम। तो ये जो ma आपने लगाया, यही एक तरह से आपको यही फोर्स मिसिंग था, जिसकी वजह से ये हमारा यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू सेम नहीं आ रही थी। तो न्यूटन्स लॉ को एक तरह से वैलिड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स को हम लगाते हैं,
तो ये स्यूडो फोर्स का यूज़ है। मतलब एक तरह से हम जो ऑब्जर्व कर रहे थे वो हमारा ऑब्जर्वेशन सही नहीं था इस फ्रेम में, तो उसको सही करने के लिए हमने एक स्यूडो फोर्स लगाया और स्यूडो फोर्स की मदद से जो हमने कैलकुलेट किया नॉर्मल, सो नॉर्मल हमारा आया mg प्लस ma। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इस एग्जाम्पल से। अब देखिए, अभी आपने तो समझ लिया कि एक तरह से फंडामेंटल यही है कि स्यूडो फोर्स आपको जब भी आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो, तो आपको स्यूडो फोर्स लगाना होता है न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए। जब यदि उस फ्रेम से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको डेफिनेटली स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, वरना आपका आंसर गलत आएगा। तो उसी को इस लेक्चर में हम सीखेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम करेंगे जिसमें कि कैसे स्यूडो फोर्स को अप्लाई किया जाता है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट तो यही है, मगर आपको अब एप्लीकेशन इसका देखना है कि कहाँ कहाँ इसको हम अप्लाई करेंगे। तो ऑब्वियसली हर जगह आपको दिख जाएगा कि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बेसिकली न्यूटन्स लॉ लगाएंगे किसी एक्सेलरेटेड फ्रेम में, तब हम स्यूडो फोर्स को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चंस से ही हम सीखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह। यदि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब, और ऐसा जनरली होता ही है, आपको थ्योरी कितना भी पढ़ा दिया जाए, मगर थ्योरी आपको क्लियरिटी तभी आएगी जब आप प्रॉब्लम से बेसिकली वो थ्योरी को सीखने की कोशिश करोगे। मैंने थ्योरी बता दिया आपको, लेकिन आप मान के चलो कि 30% ही आपका क्लियर हुआ होगा मे भी। ठीक है, अब प्रॉब्लम से उस थ्योरी को और अच्छे से हम समझने की कोशिश करेंगे, तब थ्योरी एक तरह से तब अच्छी तरह से आपको समझ में आती है। सीधे लोग बोलते हैं कभी कभी कि अच्छा थ्योरी पढ़ा दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बिल्कुल नहीं है। थ्योरी के साथ यदि प्रॉब्लम्स यदि आपको नहीं समझाया गया, तब वो थ्योरी एक्चुअली, थ्योरी का कंप्लीशन होता है कि जब प्रॉब्लम के साथ आपको थ्योरी बताया जाए, तो फिर आपको क्लियरिटी धीरे धीरे थ्योरी की और अच्छे से आती है। ठीक है, तो उसी प्रॉब्लम्स को हम कुछ प्रॉब्लम्स अच्छे प्रॉब्लम्स करेंगे हम स्यूडो फोर्स पे, तो जिससे मेरी और मतलब जिससे हमारी थ्योरी और थोड़ी क्लियरिटी बढ़ेगी थ्योरी की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल मैं लेता हूँ। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब चाहो तो आपके पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की मदद से, जो भी आपका नॉलेज है स्यूडो फोर्स में, उस कॉन्सेप्ट की मदद से आप इसको ट्राई कर सकते हो स्क्रीन को पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। तो मैंने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा और मैं डायग्राम मैंने बना दिया। तो मैं एक डायग्राम बना दिया यहाँ पे। एक वेज है हमारा जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। अब ये होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप। ओके, यहाँ पे एक मास भी प्लेस्ड है। ठीक है, तो जनरली अब स्मूथ सरफेस पे यदि आप इस मास को रखोगे तो क्या होगा, ये एक्सेलरेट करने लगेगा, ये नीचे गिरने लगेगा। अब ये क्वेश्चन लिखा है कि द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली सो दैट इट डज नॉट स्लिप। अब किस तरह से इस वेज को एक्सेलरेट किया जाए हॉरिजॉन्टली, राइट भी कर सकते हो और लेफ्ट भी कर सकते हो। ठीक है, जिससे वो स्लिप ना करे। अब खुद सोचो, यदि इसको राइट हम शिफ्ट करेंगे, यदि हम इस डायरेक्शन में इसको एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगा। अब इसमें मेंशन किया है कि डज नॉट स्लिप ऑन द वेज, दैट मीन्स वेज के रेस्पेक्ट में वो स्लिप एक तरह से नहीं कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को वेज के फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो आप देख लो, यदि वेज के फ्रेम में आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में चले गए हो, तो आप क्या लगाओगे, इस पर स्यूडो फोर्स इधर लगा दोगे। अब ग्रेविटी भी इधर लग रहा है और स्यूडो फोर्स भी इधर लग रहा है, तो ये इसकी टेंडेंसी तो और नीचे ही आने की रहेगी, तो ये रेस्ट में तो रह ही नहीं सकता है। दैट मीन्स हमारा ये एजम्पशन गलत है। तो हम इसको एक्सेलरेट इस डायरेक्शन में नहीं करेंगे, तो इसको हम एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में देंगे। ठीक है, एक एक्सेलरेशन देंगे, तो इसके वजह से स्यूडो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में आ जाएगा। मैं किसी कलर से बना देता हूँ, येलो कलर से। तभी अब देखो, ये ma आ गया और यहाँ पे ग्रेविटी लग रहा है, नीचे ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटी का कंपोनेंट लग रहा होगा, यहाँ mg साइन थीटा लग रहा है। यहाँ तो नॉर्मल, यहाँ ऊपर बैलेंस हो रहा है, तो मैं बना ही देता हूँ यहाँ भी, ये हमारा नॉर्मल, और यहाँ ग्रेविटी का कंपोनेंट mg कॉस्ट। वर्टिकल से आपको मतलब नहीं है, हॉरिजॉन्टल में आप देख लो। अब ध्यान से देखोगे, इस स्यूडो फोर्स का भी 2 कंपोनेंट आएगा। इस डायरेक्शन में इसको नहीं मूव करना है, इसका मतलब क्या, इस डायरेक्शन में आपको फोर्सेस बैलेंस करना है। तो क्वेश्चन पूछा है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय वेज ऑन द ब्लॉक।
अब वेज कितना फोर्स लगा रहा है ये आपको निकालना है ब्लॉक पे, ठीक है। एक तरह से नॉर्मल रिएक्शन आपको निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, इस एम ए का, यहाँ ये एंगल थीटा है तो इस एम ए का आप कॉम्पोनेंट कर लो। सो एम ए कॉस थीटा और इस डायरेक्शन में एम ए साइन थीटा हो जाएगा। तो इस सीडो फोर्स का मैंने 2 कॉम्पोनेंट कर लिया। तो आप यहाँ इक्वेट कर सकते हो फोर्सेस को। यहाँ एक में फोर्स कर दिया इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइन एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए कॉस थीटा। तो ये कैंसिल नहीं हो, आप एम कैंसिल कर सकते हो, सॉरी। तो आपको ए की वैल्यू आ गई जी टेन थीटा, ठीक है। तो हमारा इस एक्सेलरेशन से हमें मूव करना पड़ेगा। अब लेकिन क्वेश्चन तो हमें तो कुछ दूसरा पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि नॉर्मल एक्शन एक तरह से पूछा है निकालने के लिए। तो नॉर्मल एक्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी, आप देख सकते हो एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा, ठीक है। अब मेरे को ए को एलिमिनेट करना है क्योंकि ऑप्शन भी उसी तरह से एम जी में दिया हुआ है। तो मैं ए को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो एम जी कॉस थीटा प्लस एम और ए की वैल्यू में जी टेन थीटा डाल दूंगा और टेन थीटा की वैल्यू साइन थीटा। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा और डिवाइड बाई कॉस थीटा, ठीक है। चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। एम जी आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, तो आ जाएगा एम जी इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा। ऊपर 1 हो गया तो साइन स्क्वायर थीटा बाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा तो एम जी बाई कॉस थीटा। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं स्यूडो फोर्स पे, ठीक है। हमको बस यहाँ बैलेंस करना है तो आपने बैलेंस कर दिया और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं क्विकली। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए इसको इस क्वेश्चन को समझ के हम इसको सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से सीखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, अ कॉइन इज ड्रॉप्ड इन ए लिफ्ट। सो हमारा एक लिफ्ट है, पहले मैं एक लिफ्ट बना देता हूँ। चलो हमारा ये लिफ्ट है, ठीक है, हमने लिफ्ट बना दिया। और कॉइन इज ड्रॉप्ड इन ए लिफ्ट, चलो मैंने एक कॉइन को गिरा दिया लिफ्ट के अंदर, ठीक है। इट टेक्स टाइम t1 टू रीच द फ्लोर व्हेन इट इज स्टेशनरी, ठीक है। जब इसकी एक्सेलरेशन 0 थी तो ये कितना टाइम लगा, t1 लगा। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि इट टेक्स टाइम t2, इसको गिरने में कितना टाइम लगा, t2 टाइम लगा जब ये a से मूव कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है। अब इसमें क्वेश्चन आपको पूछा है कि t1 और t2 में रिलेशन निकालना है। काफ़ी सिंपल है, आप ध्यान से देखोगे तो इस फ्रेम में ये जो t2 निकला है, इस फ्रेम में मतलब ये डिस्टेंस दोनों के फ्रेम में तो सेम ही है। एक तरह से इतना डिस्टेंस ही कवर करना पड़ रहा है इसको, कॉइन को। ये डिस्टेंस तो फिक्स ही होगी ना लिफ्ट के अंदर, ये डिस्टेंस फिक्स है। तो इसको मैं डी एज्यूम कर लेता हूँ, इसको मैं डी एज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। फिर एच आप एज्यूम कर लो और यहाँ पे डी क्या लिखोगे, हाफ इंटू जी इंटू t1 स्क्वायर। और यहाँ आप डी क्या लिखोगे, यहाँ पे देखो अब इसका जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो नेट एक्सेलरेशन इसका डिफरेंट होगा, क्योंकि इस पर अब स्यूडो फोर्स लग रहा है। इस पर एम जी भी लग रहा है और एम ए भी लग रहा है, दोनों फोर्स लग रहा है ना, एम जी एंड एम ए। तो दोनों फोर्स मिला के एक तरह से इसका एक्सेलरेशन आ गया जी प्लस ए। तो डी इक्वल्स टू हाफ इंटू जी प्लस ए इंटू t2 स्क्वायर, ये आप लिखोगे। इस फ्रेम में मैंने सॉल्व किया तो आपकी t2 की वैल्यू क्या आ गई, t2 की वैल्यू आ गई 2d बाई जी प्लस ए रूट ऑफ, और t1 की वैल्यू आ गई 2d बाई जी। अब कंपेयर कर लो कौन सा ज़्यादा है। तो देख लो ये डिनोमिनेटर ये हमारा ज़्यादा है तो t2 लेस होगा, तो t1 इज़ ग्रेटर देन t2, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
ये भी हमारा स्यूडो फोर्स पे बेस्ड है। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 है। आप क्वेश्चन को रीड करो। वेट W1 W2, तो हमें एक पुली दिख रहा है और 2 मासेस अटैच्ड है हमारी पुली से और सब कुछ स्मूथ है, और पुली को पूरे सिस्टम को एक तरह से ऊपर खींचा जा रहा है G एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो आपको टेंशन निकालना है। ऑब्वियसली जैसे ही कोई आपको एक्सेलरेटेड फ्रेम दिखे तो आप स्यूडो फोर्स लगा लो। आप जो भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे इस पर स्यूडो फोर्स आपको इंक्लूड करना होगा। तो यदि मैं इस मास की, फर्स्ट मास की यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ तो इस पर तो W1 लग रहा है और टेंशन लग रहा है, टेंशन तो सेम होगा। और स्यूडो फोर्स में लगाऊंगा तो इस पर mg लग रहा है। ठीक है, नीचे। ठीक है, mg लग रहा है और m की वैल्यू क्या होगी, m निकाल सकते हो। mg की वैल्यू एक्चुअली m1g की वैल्यू W1 है। तो एक तरह से आप W1 ही आप लगा सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो एक तरह से 2W1 नीचे लग रहा है। ठीक है, अच्छा। और यदि मैं सेकेंड की डायग्राम बनाऊं तो सेकेंड पे टेंशन लग रहा है ऊपर और ये W2 लग रहा है और यहाँ भी एक तरह से W2 मैंने लगा दिया। अब ये क्या क्वेश्चन पूछा है हमसे, the weight W1 W2 are suspended ends of the string passing through a smooth pulley. If the pulley is pulled up with an acceleration G, then tension in the string, टेंशन आपको स्ट्रिंग में निकालना है। तो यदि मैं W1 इधर लगाया तो टेंशन यहाँ 2W1 आ रहा है और टेंशन TW2। इसकी एक्सेलरेशन 0 है, 0 तो नहीं होगी, इसकी कुछ एक्सेलरेशन होगी। तो हम एक्सेलरेशन इसका एज्यूम कर लेते हैं इन सारे फोर्सेस के कारण। मैं मान लेता हूँ कि W1 सपोज थोड़ा ग्रेटर है, तो ये W1, इसमें डायग्राम भी लिखा हुआ है तो मैं इसको A एज्यूम कर लेता हूँ। ये A से नीचे जा रहा है और ये A से ऊपर जा रहा है। अब हम यहाँ पे न्यूटन्स लॉ अपना लगा देंगे। तो मैं क्या लगाऊंगा, 2W1 माइनस T इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास का क्या वैल्यू होगा, मास का वैल्यू होगा W1/g। तो ये कुछ अजीब सा डेटा दे दिया, कोई बात नहीं, W1/g इंटू A। ठीक है, और मैं इस पे लगाऊंगा इक्वेशन। सो T माइनस 2W2 इक्वल्स टू, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, W2 की जो वैल्यू होगी वो M2 इंटू जी के बराबर होगी। ठीक है, तो W2/g इंटू A। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और T की वैल्यू निकालते हैं। तो इसको ऐड कर दो। आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स W1 माइनस W2 इक्वल्स टू W1 प्लस W2 इंटू A/g। तो आपके पास A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू 2 टाइम्स W1 माइनस W2 इंटू जी बाई W1 प्लस W2। बट आपको क्या चाहिए, आपको T की वैल्यू चाहिए। तो इस A की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा किसी इक्वेशन में। तो चलो मैं सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो सेकेंड इक्वेशन में T की वैल्यू क्या है, T की वैल्यू है 2 टाइम्स W2 प्लस W2/g इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारा क्या है, इसलिए 2g मैं लिख देता हूँ और W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। ठीक है, अब देख लो यहाँ g कैंसिल हो गया। इसको अब सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर 2W2 आप कॉमन ले सकते हो। 2W2 आपने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 1 प्लस W1 माइनस W2 बाई W1 प्लस W2। चलो इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 2 टाइम्स W2, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो W1 प्लस W2 प्लस W1 माइनस W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ठीक है, तो ये हो गया 2W2 इंटू, अब ये W2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 2W1 हो जाएगा और डिवाइड बाई W1 प्लस W2। ओके, तो मेरे पास आंसर आ गया कितना, 4 टाइम्स W1 W2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब पुली प्रॉब्लम्स आपने बहुत सारे किया है। ये पुली प्रॉब्लम्स आपने किया स्यूडो फोर्स की मदद से, बेसिकली एक्सेलरेटेड फ्रेम में। तो हमारा आंसर आ गया 4 टाइम्स W1 W2। मैं देखता हूँ ऑप्शन सही है, यस।
ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। तो आपने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3। सो आई थिंक आपको काफ़ी हद तक आइडिया आ गया होगा कि स्यूडो फोर्स को सॉल्व कैसे करते हैं, स्यूडो फोर्स के प्रॉब्लम्स को। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं देता हूँ, वो जनरली मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं उस क्वेश्चन में। तो क्विकली मैं देता हूँ वो क्वेश्चन। ओके, मतलब मैक्सिमम लोग, मैक्सिमम मतलब कि 95% अच्छे स्टूडेंट्स पे मिस्टेक करते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 दे देता हूँ आपको। मेरे पास मैंने एक डायग्राम बनाया है, ठीक है, आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ठीक है। अब देख लो, अब डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है। डायग्राम में है कि एक वेज है, इस पे एंगल नहीं मेंशन है, आप एज्यूम कर लो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ वेज। थीटा मैं भूल गया, आप इसको एज्यूम कर लो थीटा इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और अब सब कुछ स्मूथ है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है, और ये m2 मास एक तरह से रिलीज किया गया, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज। देखने में काफ़ी सिंपल लग रहा है, मगर इसमें मिस्टेक्स लोग करते हैं, ठीक है। तो आपको इस वेज का एक्सेलरेशन, अब सोचो वेज क्यों मूव करेगा। अब ये m2 नीचे आएगा, तो उसकी मदद से, उसके नॉर्मल फोर्स की मदद से m1 ये राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो आपको इस वेज की एक्सेलरेशन आपको निकालनी है, ठीक है। चाहो तो आप ट्राई करो, और जैसे भी ट्राई करोगे मैं 100% श्योर है आपका आंसर गलत आएगा। आप चाहो तो पॉज करके ट्राई कर लो इसको, ठीक है। मतलब आई थिंक 99% लोग इसमें गलत करते हैं, एक्सेप्ट जो प्रो लोग हैं, मतलब जो काफ़ी हद तक अच्छे पढ़ चुके हैं, मतलब टॉपर्स लोग, वो शायद मिस्टेक ना करें। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करूँगा, मैं दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करें, सपोज ऐसा नहीं है कि स्यूडो फोर्स मैंने पढ़ा दिया था आपको क्वेश्चन, स्यूडो फोर्स इवन आपको लग रहा है कि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम है, आपको स्यूडो फोर्स की मदद से ही सॉल्व करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हो, हमेशा आंसर आपका आएगा। मगर कभी कभी स्यूडो फोर्स से सॉल्व करने पे हमें क्वेश्चन आसानी से कभी कभी सॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ यदि आप ग्राउंड फ्रेम की मदद से सॉल्व करना चाहोगे तो आप ट्रबल में फंस जाओगे। और ऑब्वियसली यहाँ हम सिस्टम लेंगे, सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपको ग्राउंड फ्रेम पे सॉल्व करना है या फिर उसके फ्रेम में। तो सबसे पहले मैं क्या लूँगा, मैं इस पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँगा, और इसको मैं, इसमें फ्रेम लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ग्राउंड फ्रेम में मैं एज्यूम कर लिया इसका एक्सेलरेशन a है, ठीक है, इस मास m1 की। और इस पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है मैं फोर्स भी दिखा देता हूँ। इस पर नॉर्मल लग रहा है ग्राउंड का, और m1g नीचे लग रहा है। वर्टिकल फोर्स से हमको तो मतलब नहीं है, हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्स के कंपोनेंट को देखेंगे। और यहाँ इसका नॉर्मल लग रहा है हमारे, इसको मैं n' लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारी m1 की फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा और अच्छे से बनाऊं इस डायग्राम को, तो एक तरह से ये एंगल हमें निकालना है, n' हमने बनाया, और मैं यहाँ एक एंगल बना देता हूँ। अब देख लो, ये एंगल थीटा है, यहाँ भी मैं हॉरिजॉन्टल खींचूँ तो ये थीटा होगा, तो ये हमारा थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इस n' का इधर कंपोनेंट आ जाएगा, जो क्या हो जाएगा, n' साइन थीटा, ठीक है। अब ये जो मूव कर रहा है, ये n' साइन थीटा के कारण ही मूव कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट के कारण मूव नहीं कर रहा है। तो हम इस पे न्यूटन्स लॉ लगाएंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो क्या हम लिखेंगे, n' साइन थीटा इक्वल्स टू m1 इंटू a। इज इट क्लियर? ये स्टेप काफ़ी सिंपल है। अब सेकेंड स्टेप में प्रॉब्लम आएगी। ये स्टेप आई थिंक बहुत लोगों ने लिखा होगा, n' साइन थीटा इक्वल्स टू m1 इंटू a। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अब चाहो तो n' की वैल्यू भी निकाल सकते हो। n' की वैल्यू यहाँ नहीं निकलेगी, मतलब कुछ उसका आप ट्राई करो, मतलब इस डायरेक्शन में वेज इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। तो एक और इक्वेशन आप लिख सकते हो यहाँ से, मे भी यूज़ पड़ जाए, तो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। इस n' का यहाँ भी एक कॉम्पोनेंट आएगा, n' cos थीटा, ठीक है।
और इस पे ग्रेविटी भी लग रहा है m1g और ऊपर नॉर्मल लग रहा है, तो आप एक तरह से नॉर्मल निकाल सकते हो। नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1g प्लस n डैश cos थीटा। ऐसे मैंने लिख दिया। आई थिंक ये यूज़ का नहीं भी हो सकता है ये इक्वेशन, ये यूज़फुल इक्वेशन है। तो चलिए मैंने 2 इक्वेशन बना लिया, ठीक है। अब चलिए इस पे बात करते हैं m2 की। तो m2 क्या हो रहा होगा, m2 ऐसे जा रहा होगा, तो इसका एक्सेलरेशन हम एज्यूम कर लेते हैं b। अब यहाँ मिस्टेक है, ये जो हमने b एज्यूम कर लिया, ये हम ग्राउंड फ्रेम में लोग इसको एज्यूम कर लेते हैं b ऐसे मूव कर रहा है, ये जो कि गलत है। ग्राउंड फ्रेम में इसकी एक्सेलरेशन रिजल्टेंट होगी, a और b का रिजल्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये वेज के फ्रेम में ऐसे मूव कर रहा है। मैंने शायद एक एग्जांपल दिया था इस तरह का मेरे पिछले लेक्चर्स में। तो ये जो m2 है, ये मैं m2 ले देता हूँ, ये m2 जो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, वो वेज के फ्रेम में मूव कर रहा है। तो यदि आपने ये b एज्यूम किया है, तो एक तरह से आपने एज्यूम कर लिया कि आप वेज पे बैठे हो और उस वेज पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये एज्यूम कर लिया कि ये b से मूव कर रहा है, और फिर आपने वेज पे एक तरह से बैठ गए, आप वेज पे बैठ गए हो और आप चीज़ों को देख रहे हो। तो इस पे अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे mg लग रहा है, m2g, और इस पे नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। और n डैश एक्चुअली लग रहा है इसके ऊपर, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है। अब आप एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठे हो, तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। तो स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा m2 इंटू a। तो आई थिंक मैंने सारे फोर्स ड्रॉ कर दिए हैं। अब इन सारे फोर्सेस की मदद से ये एक्सलेट हो रहा है इस डायरेक्शन में b के एक्सलेशन से, ठीक है। अब इस पे आप लगा सकते हो, इस पे न्यूटन्स लॉ इक्वेशन, इस डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। अब देखो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो m2a cos थीटा, एक तो ये हो गया, प्लस m2g साइन थीटा, एक ये कंपोनेंट लग रहा है, और कोई कंपोनेंट लग रहा है, और कोई सा कंपोनेंट लग रहा है। तो स्यूडो फोर्स के कंपोनेंट के मदद से और ग्रेविटी के कंपोनेंट की मदद से ये एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, इक्वल्स टू m2b, ठीक है। तो ये हमने थर्ड इक्वेशन हमने लिख दिया। और वेज के फ्रेम में तो इस डायरेक्शन में वो मूव नहीं कर रहा है, तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेट कर सकते हैं। तो mg का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आ जाएगा m2g cos थीटा आएगा, और स्यूडो फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट आ जाएगा m2a साइन थीटा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इक्वेट, हम n डैश प्लस m2a साइन थीटा इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं हम, m2g cos थीटा। इक्वेशन नंबर 4। हमने अब 4 इक्वेशन बना लिया हमने, और हम काउंट करते हैं हमारे पास कितना वेरिएबल है। हाउ मेनी वेरिएबल वी हैव a, n डैश, और क्या है हमारा, और भी है कोई वेरिएबल, हाँ b। तो अब देख लो हमारे पास 4 वेरिएबल है और हमारे पास 4 इक्वेशन है। तो किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, मतलब किसी भी 4 वेरिएबल्स यदि हमारे पास है, उसको सॉल्व करने के लिए 4 इक्वेशन चाहिए होता है। सपोज आपके पास 2 वेरिएबल है, तो आपके पास 2 इक्वेशन चाहिए। तो अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, आप इसको घर पे सॉल्व करना, मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप पूछो यदि इसमें कोई भी डाउट हो, ठीक है, कोई सा भी स्टेप यदि आपको समझ में ना आए, तो मे भी इसमें 2-3 इक्वेशन की मदद से भी, सपोज मेरे को n डैश से मतलब नहीं है, तो यदि मैं इसमें a और b मानूँ, इक्वेशन थर्ड में a और b है, और हमारा ओके n डैश तो आई है, तो n डैश को हमको एलिमिनेट करना ही पड़ेगा। तो इस n डैश की वैल्यू, आप इस n डैश की वैल्यू 4th इक्वेशन में जो n डैश की वैल्यू है उसको आप यहाँ डाल दो, ठीक है। और अच्छा, हमें चारों इक्वेशन यूज़ करना ही होगा क्योंकि हमारे पास n डैश भी है और n भी है, ठीक है। तो चलो चारों इक्वेशन को आप सॉल्व करो और मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपका आंसर कितना आया, ठीक है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक मेरे को आंसर याद नहीं है, इसका आंसर क्या था, ठीक है।
बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो नेक्स्ट क्लास में अब आई थिंक अब शायद दो टॉपिक और बचा है, ज़्यादा टॉपिक बचा नहीं है। तो मे भी हम कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स ऑन फ्रिक्शन करेंगे और डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।